जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपके बीच आया हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए एक ये बेहतरीन सा सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो रेलवे की जो ग्रुप डी की आपकी परीक्षा होनी है, हालांकि अभी आपके फॉर्म एक्सटेंड हो गए हैं, है ना। तो उसके लिए हम अभी से रणनीति तैयार करनी होगी और अपनी जो तैयारी है उसको मुकम्मल करना होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस शुरू करा रहा हूँ। तो अभी अपन इसमें साइंस ले रहे हैं। साइंस का जो भी प्रीवियस ईयर है सभी एग्ज़ाम्स में किरण प्रकाशन की जो ये बुक है आपकी, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन यहाँ पर लूँगा। तो स्टार्टिंग करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कौन सी, साइंस से स्टार्टिंग कर रहे हैं। और साइंस में जो पहला पोर्शन ले रहे हैं वो फिजिक्स का ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा ले रहे हैं, फिजिक्स का ले रहे हैं। तो इसमें अपन टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे आज। ठीक है ना, प्रीवियस एग्ज़ाम के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे भाई जो भी पहली बार वीडियो पर आया है ना, जो भी पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करे, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ठीक, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में। हमारी एक जो नींव है, फाउंडेशन है, वो इसी के आधार पर तैयार होता है। ठीक है ना। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस आपके किस तरीके के पूछे जाते हैं, है ना। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, चलिए दोस्त, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आरआरबी द्वारा, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा किसी ना किसी परीक्षा में इनको पूछा गया है। ठीक है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, पूरा सेशन अटेंड करिए, है ना। तो चलिए देखते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो यदि हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे मन से पढ़ेंगे, तो आंसर हमें उसमें ही दिखाई दे जाता है। कह रहे तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। मतलब टेम्परेचर को कह रहे कि किसी विशिष्ट डिग्री में, यानी एक जगह सेट करने के लिए हम लोग या व्यवस्थित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो वो उपकरण कहलाता है मेरे दोस्त, क्या कहलाता है वो थर्मोस्टेट कहलाता है। ठीक है ना। थर्मोस्टेट क्या करता है कि हमारा जो एक कोई इच्छित पॉइंट बिंदु है उस पर तापमान को क्या कर देता है, तापमान को उसके निकट लेकर स्थित कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, थर्मोस्टेट। ठीक है दोस्त, चलिए 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊष्मा के अवशोषण के लिए जल का वाष्पीकरण सिद्धांत प्रयुक्त होता है। किस में होता है, कह रहे माइक्रोवेव ओवन में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, गीजर में होता है, या इलेक्ट्रिक केटली में होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक केटल में होता है। तो ऊष्मा के अवशोषण के लिए जल का वाष्पीकरण सिद्धांत आपका बताइए कहाँ पर प्रयोग होगा। तो ये होता है आपका किस में दोस्त, ये होता है आपका रेफ्रिजरेटर में। सबके घरों में आपके रेफ्रिजरेटर उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 4th वाला। क्या होगा, 4th वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहे जल की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, आप देखते हैं आसमान में इंद्रधनुष आपका दिखाई देता है। ठीक है ना, 7 कलर्स इसमें होते हैं विविध, और इसका ये क्रम होता है कलर्स का। ठीक, तो इसका निर्माण कह रहे हैं कि कैसे होता है। मेरे भाई बहन सभी जानते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश का परावर्तन व क्या होता है, अपवर्तन होता है दोस्त, है ना। और इसी वजह से हमारा इंद्रधनुष या जिसको रेनबो कहा जाता है उसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन लेंगे। संक्षिप्त शब्दावली यानी शॉर्ट फॉर्म दिया है आपका LHC, कह रहे हैं इससे तात्पर्य क्या है आपका। LHC से तात्पर्य यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या है। ठीक है, तो LHC का मतलब होता है आपका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन
कोलाइडर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दूसरा। क्या होगा? दूसरा जो है मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, कह रहे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसको, ठीक है, जी से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। कह रहे के मान किसके द्वारा दी गई, यानी जी की जो वैल्यू है, कह रहे कि जी की वैल्यू किसके द्वारा दिया गया था इसका मान, ठीक है। तो बताइए किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर होगा मेरे दोस्त इसका हेनरी कैवेंडिश, है ना। जी की जो वैल्यू दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, ठीक है। ऊपर उठाए गए हथौड़े में, ठीक है, कोई ऊर्जा होगी ना। तो कह रहे कौन सी ऊर्जा होगी ऊपर उठाए गए हथौड़े में? गतिज होगी, यांत्रिक होगी, मांसपेशीय होगी, या स्थितिज ऊर्जा होगी आपकी, ठीक है ना। तो ऊपर जो हथौड़ा उठाया गया है उसमें आपकी कौन सी होगी? तो इसमें होती है दोस्त आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4th। क्या होगा? चौथा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो इमेज है, इमेज जो बनेगी हमारी शीशा में, वो कैसी बनेगी? उल्टी बनती है ना। कैसी बनती है? उल्टी बनती है। तो कह रहे हैं कि ये किस वजह से ऐसा उसमें हमें प्रतीत होता है कि हम जो पेन पकड़े हुए हैं वो किस में? दाएं हाथ में है, ठीक है ना। जबकि हमने एक्चुअल में किस में पकड़ रखा है? बाएं हाथ में पकड़ रखा है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? ये पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3, ठीक। 8वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा आपसे यहाँ पर पूछी गई है, यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है मेरे भाई, क्या होता है? 1/2 mv²। m हमारा यहाँ पर मास है और v यानी वेलोसिटी, ठीक। तो काफ़ी इजी है, इसी में हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। 1/2 m की वैल्यू दी गई है अपनी 0.5, ठीक है ना, और वेलोसिटी दी गई है आपको 4, ठीक है। तो इसका हो गया स्क्वायर, ठीक, या 4 × 4 लिख दो इसको, ठीक। इसको काट दिया, ये हुआ 2 और मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका, कितना निकल के आएगा? 4 जूल। राइट आंसर क्या हो गया? ऊर्जा होगी आपकी 4 जूल, यानी तीसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है ना। साइकिल चलाते समय कह रहा है कि कौन सा हम लोग ऊर्जा का रूप प्रयोग नहीं करेंगे? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें से ये सारी प्रयुक्त होंगी, आपकी रासायनिक ऊर्जा इसमें प्रयुक्त नहीं होगी, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा का यहाँ पर कोई काम नहीं है दोस्त। राइट आंसर होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर। 10वां प्रश्न देखेंगे। जब एक किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, कोई रे है आपकी, है ना, एक सघन माध्यम से आपका किस में जा रही है? किस में? तो ये जा रही है एक विरल माध्यम में, है ना। तो कह रहे हैं कि यह झुकता है तो यह झुकता है, तो यह झुकता है। ऑप्शन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सामान्य की ओर और गति धीमा हो जाता है, सामान्य से दूर और गति धीमा हो जाता है, और कह रहे हैं कि सामान्य की ओर और गति बढ़ जाती है और सामान्य से दूर और गति बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये कोई आपकी एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये आपका मीडियम हो गया, ठीक। ये यहाँ से आपकी सघन उससे आ रही है एक रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी। इसके बाद ये किसी रेयर में जा रही है ना। यहाँ पर मान लीजिए ये डेंस था, ये ग्लास था यहाँ पर,
है ना, डेंस मीडियम है, ग्लास से आपकी यहाँ पर आ गई, किस में आ गई है, ये रेयर मीडियम में आ गई ना, ये हवा में आ गई, एयर में आ रही है, तो इसके साथ क्या होगा, तो ये जो रे है आपकी वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, है ना, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये सामान्य से दूर हो जाएगी, है ना, वैसे ऐसी आनी चाहिए ना, तो सामान्य से क्या हो गई है, दूर हो गई है, और इसकी जो स्पीड है या गति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी दोस्त, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कह रहे यदि ध्वनि 333 मीटर पर सेकंड की गति से हवा में यात्रा करती है, इस 333 मीटर की दूरी 1 सेकंड में किसके द्वारा तय की जाती है, कह रहे कि रिसीवर के द्वारा, कण के द्वारा, स्रोत के द्वारा या विक्षोभ के द्वारा। ठीक है, तो ये जो दूरी तय की जाती है दोस्त, ये किसके द्वारा तय की जाती है, ये विक्षोभ के द्वारा तय की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, 4 होगा। 12वां प्रश्न, अविभाजित वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं इसके लिए। 12वां प्रश्न है आपका, ALP में पूछा गया था। ठीक है, 2018 में, यानी जस्ट इसके पहले वाला जो ALP था उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे अविभाजित वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो स्थिर रहने, ठीक है, या एक ही वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी जड़त्व। ठीक है, जड़त्व इसको कहा जाता है। या तो वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या चल रही है तो चलती ही रहेगी, है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। चलिए 13वां क्वेश्चन, जब एक संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा डॉट डॉट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा ये आपकी, तो ये आपकी बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। ठीक है ना, किस में बदल जाती है, ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 14वां प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार यदि धारा I बढ़ती है और विभवांतर V स्थिर रहता है तो क्या होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ओम के नियम के अनुसार ये कह रहे हैं कि यदि धारा बढ़ती है ना, और आपका विभवांतर पोटेंशियल जो डिफरेंस है V वो स्थिर रहता है, तो ऐसे में आपका क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ऐसे में आपका क्या होता है, प्रतिरोध जो है क्या होगा, R = V/I, यही होता है ना। तो प्रतिरोध आपका क्या होगा, प्रतिरोध जो है वो आपका V = I/R। ठीक है, तो आप इस स्थिति में देख रहे हैं कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर, वो आपका स्थिर है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, धारा को क्या बढ़ा रहे हैं, I अपन यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर घटेगा, यानी प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा दोस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन कह रहे कूलम का नियम क्या कहता है। ठीक है, कूलम का जो रूल है आपका, कह रहे वो क्या कहता है, कूलम का नियम। ठीक, तो कूलम का नियम आपका कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण जो है वो दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच जो दूरी होती है, ठीक है ना, ये आपके दो आवेश हैं A और B। ठीक, इनके बीच कोई डिस्टेंस है R। ठीक, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ये आपका होता है कूलम का नियम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। 16वां प्रश्न है, कह रहे वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाले दर्पण कौन सा होता है। वाहनों की जो हेडलाइट में आपका, हेडलाइट में कहा है ना, हेडलाइट में जो प्रयुक्त होता है दर्पण, कह रहे वो कौन सा होता है। ठीक है ना, तो वाहनों की हेडलाइट में हम लोग जो दर्पण प्रयुक्त करते हैं, कह रहे समतल दर्पण होगा, उत्तल होगा, समतल, उत्तल, समतल और अवतल दर्पण। तो बताइए कौन सा होता है इसमें से। तो यहाँ पर होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, वाहनों की हेडलाइट में जो प्रयुक्त होता है दोस्त, वो होता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक, 17वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकाशहीन वस्तु है? इसमें से कह रहा है कि प्रकाशहीन वस्तु आपकी कौन सी है? तो जगमगाता बल्ब, इसमें तो प्रकाश होगा भाई। चांद ऐसा है, इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ये चमकता है, ये चमकता है। जलती हुई मोमबत्ती आपकी, इसमें प्रकाश होगा, जुगनू में भी प्रकाश होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए सर 18वां क्वेश्चन है, कह रहे विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन। विद्युत आवेश की इकाई आपसे यहाँ पर पूछी गई है, कह रहे ओम होगी, ओम नहीं होती है, रेजिस्टेंस की, वोल्ट, एम्पियर और कूलम, ठीक है ना। विद्युत आवेश यानी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी आपकी एसआई यूनिट पूछी गई है दोस्त, तो ये होती है आपकी क्या, कूलम्ब होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना दोस्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच के संबंध को दर्शाया जाता है? तो दूसरा जो समीकरण है आपका गति का, एस यानी ये आपका होता है क्या, डिस्टेंस के लिए, है ना। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है ना इसका समीकरण, यही होता है ना गति का दूसरे नियम का समीकरण। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, जहाँ पर एस जो है आपकी वस्तु द्वारा तय की गई डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। और तो ये किसके बीच में दर्शाया जा रहा है, किसके बीच में दर्शाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा स्थान और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। चलिए 20वां क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल है, कह रहा 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? G इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ठीक है, लगने वाला बल क्या होगा, है ना। जब एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है और 2 मीटर की दूरी से गिरती है, ठीक है, तो ये आपकी जमीन की तरफ आ रही है वस्तु, तो इसमें आपका जी पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? जी पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए आपका कार्य कितना आएगा, आपका mgh, है ना। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा गेंद पर लगने वाला जो कार्य होगा वो क्या होगा आपका, mgh, ठीक है। तो m की वैल्यू आपकी यहाँ पर दी गई है 0.1, वैल्यू पुट करनी है इसमें अपन को, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला है हमारा mgh, तो 0.1 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होगी हमारी 9.8, है ना, और हाइट है आपकी 2 मीटर, h की वैल्यू 2 हो गई। तो क्या निकल के आएगा हमारा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 1.96 जूल। कितना आएगा? 1.96 जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलिए 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल या बायोएंट फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की थी? ठीक है, उत्प्लावक बल, ठीक है ना, उत्प्लावक बल आपका, तो ये की थी आर्किमिडीज ने, ठीक है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल इन्होंने दिया था उत्प्लावक बल का। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक, पहला हो जाएगा। 22, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? सतही घटना कौन सी? कह रहे उबलना, पिघलना, बाष्पीकरण और जमना। उबलना, पिघलना, बाष्पीकरण और जलना, ठीक है ना। तो सतही घटना इसमें से होगी आपकी, क्या हो जाएगी, सतह पर होगा आपका, ये होगा आपका बाष्पीकरण, ठीक है ना। सतही घटना का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो सतही घटना का मतलब होता है कि जहाँ किसी भी पदार्थ या वस्तु की केवल सतह ही प्रक्रिया में शामिल होगी। क्या होगी? सतह ही इस प्रक्रिया में शामिल होगी, ठीक है ना, तो वो आपकी हो जाएगी सतही घटना, है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए 23, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गतिज ऊर्जा की वृद्धि कह रहे किसके अनुरूप होती है वस्तु की, है ना।
तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है आपका 1/2 mv²। क्या होता है? mv² होता है। m जहाँ पर हमारा क्या होता है? द्रव्यमान यानी मास, और v आपकी होती है यहाँ पर आपकी वस्तु का वेग या वेलोसिटी। तो क्या बढ़ने पर आपका गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है ना? तो v² यानी अगर आपकी क्या बढ़ेगी? गति बढ़ेगी, है ना? गति अगर आपकी बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, है ना? यदि गति में वृद्धि होगी तो आपका गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए 24। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है? +2 डायोप्टर है, प्लस में है इसकी, ठीक है ना? पावर जो दी गई है आपकी लेंस की वो प्लस में है, कितनी है? 2 डायोप्टर है, +2 डायोप्टर है। तो कह रहा है कि यह लेंस आपका कैसा है या क्या है, बताइए। तो दोस्त जहाँ पर पॉजिटिव पावर होती है वो लेंस होता है आपका उत्तल लेंस। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1, है ना? चलिए 25वां क्वेश्चन। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? विद्युत रोधियों की कह रहे प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ये होती है दोस्त, राइट आंसर होगा इसका आपका 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 तक। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? कह रहे इनमें से कौन सा उपकरण जो है चालक में विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने में आपका मदद करेगा? एमीटर, वोल्टमीटर, सेल या बैटरी या गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो विभवांतर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या, ये आपका कार्य करता है ना? विभवांतर का जो कार्य होता है यानी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है आपका किसमें? ये आपका सेल में होगा, है ना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 27वां है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई क्या होती है? यानी लार्ज स्केल पर जो शक्ति या पावर प्रयोग होगा, कह रहे उसकी इकाई क्या कहलाएगी? किलोवाट्स, हॉर्स पावर, वॉट्स या जूल, है ना? तो लार्ज स्केल पे जो पावर यूज होती है उसको हम लोग HP में मापते हैं, यानी हॉर्स पावर में मापते हैं दोस्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है सर। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है आपकी गतिज ऊर्जा प्लस कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है ना? गतिज ऊर्जा और आपकी जो स्थितिक ऊर्जा का सम होगा या योग होगा आपका, वो बन जाएगी क्या? यांत्रिक ऊर्जा। राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2। 29 क्वेश्चन है सर, कह रहे हैं इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? स्वैच्छिक मतलब हम अपनी इच्छा से वो कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कह रहा है एक वस्तु का लेना, ये अपनी स्वैच्छिक है। एक कुर्सी को खिसकाना, ये भी स्वैच्छिक है। मुट्ठी को बंद करना, लेकिन भाई साहब दिल का धड़कना हमारा क्या है? ये स्वैच्छिक नहीं है, ये अपने हाथ में नहीं है। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं धड़केगा दिल, कि हम चाहेंगे, हमारी इच्छा है कि हमें दिल को धड़काना है तो धड़केगा, अदरवाइज नहीं धड़केगा। तो ये नहीं हो पाएगा, है ना? दिल का धड़कना आपका स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, ये अब स्वतः ही होती है। अगर इस पर अपना जोर हो जाए तो फिर तो भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है ना, वो अपनी धड़कनों को रोक लेगा। तो ये क्रिया हमारी स्वैच्छिक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 30वां क्वेश्चन है, बल के समीकरण में F किसके बराबर है? ठीक है, तो बल का जो समीकरण होता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना? तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा आपका किसके बराबर? मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी ma के बराबर होगा दोस्त। करेक्ट आंसर होगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर। 31 देखते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? काम करने की जो क्षमता है आपकी, कह रहे कि इसके लिए क्या कहा जाता है? काम करने की जो क्षमता है ना? तो काम करने की क्षमता कह रहे दाब कहा जाएगा,
बल कहा जाएगा। बल आपको मैंने अभी बता दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आपका फोर्स हो जाएगा। शक्ति कह रहे हैं या ऊर्जा, ठीक है, तो काम करने की क्षमता जो है दोस्त वो कहलाती है ऊर्जा, एनर्जी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए 32, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो आपका एक जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें इस तरीके का साइन आपने देखा होगा, तो इसका अर्थ क्या होता है। कई सारी चीज़ें आप उसमें देखते हैं सर्किट में, तो इसका अर्थ होता है दोस्त, कह रहे प्रतिरोध है ये, प्रतिरोध आपका नहीं है ये, है ना, प्रतिरोध आपका ये नहीं है, प्लग कुंजी नहीं है, विद्युत बल्ब होता है। ये क्या होता है, बल्ब होता है। बैटरी का तो ऐसे होता है ना, ये बैटरी का होता है, तो आपका ये विद्युत बल्ब का है। राइट आंसर होगा दोस्त क्या, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक, चलिए 33, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके कह रहे हैं कि ध्वनि की गति क्या होगी। तो जहाँ पर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा, वहाँ पर ध्वनि की गति जो होगी वो होती है कितनी, 331 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड। और आपका एक जो रूम टेम्परेचर होता है, यानी सामान्य कमरे के तापमान पर जो होती है वो 343 होती है। कितनी होती है, 343 होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक सर, चलिए सर 34 देखेंगे। 34 क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसकी स्थिति के द्वारा या उसमें जो कोई विस्थापन हुआ, विन्यास हुआ, कह रहे उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हुई, तो ऐसी ऊर्जा के लिए हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो स्थिति के अनुसार यानी उसकी जो पोजीशन है उसके अनुसार आपको जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसके लिए हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तीसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा सर। 35 देखेंगे, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। 35वां क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहे सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा बन जाता है आपका दोस्त किसके कारण, ये हाई टेम्परेचर के कारण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, और सितारों का जो तापमान होता है, तारों का जो मूल तापमान होता है वो होता है लगभग 15 मिलियन डिग्री। कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री होता है। राइट आंसर हुआ है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। 36वां प्रश्न, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ठीक है ना, वस्तु के द्वारा आपकी जो दूरी तय की गई कह रहे कि 0 है तो उसका विस्थापन कितना होगा। ठीक है, विस्थापन यहाँ पर कह रहे हैं कि कितना होगा, तो जब दूरी ही 0 है तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा आपका दोस्त, तो दूरी 0 है इसका मतलब उसने विस्थापन भी उसका 0 होगा, यानी उसने अपनी यात्रा कभी शुरू ही नहीं की। व्यक्ति ने अपनी यात्रा क्या है, शुरू ही नहीं की है, तब तो उसका विस्थापन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है आप उसका 0 है। मान लीजिए कई जगह आपकी दूरी तो होती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जैसे आपने एंगुलर आपने कोई गति की है, यहाँ से मैंने इसी पॉइंट से स्टार्ट की थी, यहाँ पर ख़त्म कर दी, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन यदि हमने चौकोर चले हैं, है ना, इस पॉइंट से हम इस बिंदु तक गए हैं, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, होगा यहाँ पर डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है ना, तो जब उसने दूरी ही तय नहीं की, यानी वो व्यक्ति चला ही नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 37, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ठीक है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है ना, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कह रहे ऊर्जा होगी, वो शक्ति होगी, वेग होगा या संवेग होगा। ठीक है ना, तो ऊर्जा का जो नियम है ना आपका, लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ना तो ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो ये किसके लिए है, ये ऊर्जा के लिए है ना, और एनर्जी के लिए है ना। इसको हम लोग केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा को हम लोग ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम
वन फ्रॉम टू अनादर, है ना। इसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए 38, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ये कोई खिंचा हुआ रबर बैंड है, तो इसमें क्या हो गई, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, खिंचा हुआ है ना, तो उसकी स्थिति है ना, स्थिति के अनुसार होगी ना, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और जैसे ही छोड़ देंगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी उसमें। इसको छोड़ेंगे तो वो जब गति करेगी तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए 39 क्वेश्चन है, कह रहा है एक लेंस में +2 डायोप्टर की क्षमता है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी। तो पावर आपकी लेंस की कितनी दी गई है, पावर ऑफ द लेंस दिया गया है आपका +2। तो अभी बताया था प्लस किसकी होती है, उत्तल लेंस में होती है। मैंने आपको बताया था ना, उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर आपकी फोकल लेंथ इन्होंने पूछी है, F = 1/P, ये आपका फॉर्मूला होता है। F = क्या हो जाएगा, 1/P होगा। चलिए वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 1/P की वैल्यू 2 दी गई है, यानी 0.5 आ जाएगी आपकी फोकल लेंथ। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आएगी। लेंस हमने आपको पहले बता ही दिया, आपकी पावर पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस होगा, और ये आपकी फोकल लेंथ होगी 0.5 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर, चलिए सर आगे बढ़ेंगे। 40वां क्वेश्चन लेंगे, कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट के गुण का उपयोग किया जाता है। किसके, कारों के जो ब्रेकिंग पैड होते हैं, ठीक है, ब्रेक लगाने वाले, कह रहा उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है। तो इसमें होता है आपका घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है ना, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 41, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिशील जो कोई यदि वस्तु है, कह रहे कि उस पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है, तो अपन ने पढ़ा था अभी 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी =, ठीक है। तो किस पे करेगी, मास पे करेगी और उसके वेग पे करेगी, यानी द्रव्यमान पर और उसके वेग पर ये निर्भर करती है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक सर, चलिए 42, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है ना, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाएगा, ठीक है ना, फोकल लेंथ पर इसको रख दिया है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब आपका इसका कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और समान आकार का बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 43, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट का विभवांतर लागू किया जाता है, तो तार में 1 एम्पियर का करंट प्रवाह होता है। ठीक है ना, 1 एम्पियर का करंट प्रवाह होता है। R = अभी आपको मैंने क्या बताया था, R = क्या होता है, V/I। तो विभवांतर दिया है आपका कितना, 2 और करंट दिया है आपका 1, तो रेजिस्टेंस निकल के आ गया 2 ohms। कितना आएगा, 2 ohms आएगा। 2 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 44, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। एक कोई ड्राई सेल है आपका, कह रहे हैं कि ऊर्जा इसमें किस फॉर्म में रहेगी, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो शुष्क सेल जो होता है, ड्राई सेल होता है दोस्त, उसमें जो ऊर्जा रहती है वो रहती है मेरे भाई, वो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी के रूप में ये यहाँ पर स्टोर रहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए 45, 1 वाट आपका होगा, कितना होगा, 1 वाट जो कह रहे हैं कि वो किसके बराबर होगा। 1 वाट कह रहे हैं 1 अर्ग प्रति सेकंड के बराबर, 1 पास्कल प्रति सेकंड के बराबर, 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर, या 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर। तो 1 वाट = 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है ना, 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है आपका वाट। ठीक है ना, 1 जूल पर सेकंड के बराबर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। 46 क्वेश्चन देखेंगे, क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर पूछा गया है और इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो दी गई है दोस्त 2 मीटर की, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है, आपकी 2 वस्तुएं हैं, एक का जो मास है वो है 50 किलोग्राम और एक का है 20 किलोग्राम। ठीक है ना,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो F इज इक्वल टू हमारा होता है Gm1 और m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, G है हमारा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m आपका मास, पहली वस्तु का मास, और m2 आपका दूसरी वस्तु का मास, और r यानी उनके बीच की दूरी का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर को यूज करेंगे। ठीक, तो g की वैल्यू जो होती है दोस्त, है ना, ग्रेविटेशनल जो आपका कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसमें हमको m1 और m2 यानी 20 और 50 को मल्टीप्लाई करना है दोस्त, और इसको भाग देना है आपको कितने से, 2 मीटर यानी 2 की पावर r स्क्वायर यानी 4 से। ठीक, इसको काटेंगे हम लोग तो ये कट जाएगा आपका 5 बार। ठीक है ना, जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 बनना ना, तो यहाँ से एक जीरो को उड़ाकर इसको पावर को कर देंगे 10, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 166.75 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है, तो दूसरा जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा। मेरा मेन मकसद है आप इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर दीजिए, राइट, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 47। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया, ये कहलाता आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी ये जड़त्व का नियम है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक फोर्स अप्लाई ना किया जाए, है ना, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति अपनी स्थिति उसी स्थिति में बना रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई अपोजिट फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक, तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। 48 देखिए सर, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में विशेष रंग के साथ चमकता है, वो चमकता है दोस्त प्लाज्मा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, भी बताया था ना। किसी परिपथ में आपका जो विद्युत का प्रवाह है वो कह रहा है कि एक सर्किट है कोई, उसमें वो किसके कारण होता है, किसके कारण संभव होगा दोस्त, तो विद्युत परिपथ में आपका किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण आपका क्या होगा, प्रवाह संभव होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, अंतिम क्वेश्चन है हमारा 50वां। आगे इसमें करीब हम इसको यहाँ पर आपको 400 से अधिक क्वेश्चन कराएंगे फिजिक्स वाले। ठीक है ना, 400 प्लस क्वेश्चन आपके फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री होंगे, बायोलॉजी भी होंगे, मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं जीएस के पोर्शन में जितने आते हैं आपके, वो सब यहाँ पर अपन लेने वाले हैं दोस्त। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बहुत मज़ा आएगा साथ साथ पढ़ने में। ठीक है ना, 50वां क्वेश्चन, निम्न ध्वनि निम्न में से क्या है आपकी। ध्वनि जो है कह रहे हैं कि क्या है, ज्वरीय तरंग है, यांत्रिक तरंग है, सतही तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि जो होता है दोस्त ये आपकी यांत्रिक तरंग होती है। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो जमकर शेयर कीजिए और जमकर लाइक कीजिए और हमारा सपोर्ट करिए, है ना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।